हेलो बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम 1853 में ब्रिटिश जो इंजीनियर थे ए कनिंघम, उनका ध्यान एक हड़प्पा मोहर पर गया जिस पर एक बैल और 6 अक्षर अंकित थे। उस वक्त जो इतिहासकार थे ए कनिंघम, वो उस मोहर के महत्व को नहीं समझ पाए। यद्यपि इसी वर्ष लाहौर से जो कराची तक एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, उस वक्त कुछ विशाल ईंटों के भंडार मिले, जिससे भारतीय जो इतिहासकार इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व से परिचित हुए। इसी क्रम में सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई आरंभ की। तत्पश्चात 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। 1931 में जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के क्षेत्रों को खोजा। 1938 में मैके महोदय ने भी सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो की खुदाई आरंभ की। बच्चों, अब यहाँ ध्यान देने वाला जो तथ्य है वो ये उजागर होता है हमारे सामने कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले जो खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो इसका जो उत्तर है वो है कि यह हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। दूसरा जो तथ्य बच्चों ध्यान देने वाला है वो ये है कि यह एक परिपक्व सभ्यता है, क्योंकि यह जो सभ्यता है उसका जो विस्तार पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारों पर हुआ। यह उत्तर में शिवालिंग से दक्षिण में अरब समुद्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई थी। ये जो पूरी जो सभ्यता थी वो एक त्रिभुज की तरह इसका क्षेत्रफल था, और जो इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,966,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। तो कहने का मतलब है कि यह सभ्यता अपनी जो समकालीन जो सभ्यताएं थी उनमें सबसे ज्यादा व्यापक थी और परिपक्व थी। अब समकालीन सभ्यताओं की जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सी थी? तो वो थी प्राचीन मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन दोनों ही सभ्यताओं से भारतीय जो ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो ज्यादा विकसित थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो सभ्यता है इसके जो मुख्य जो स्थल है वो हमें 2800 के करीब हमें हड़प्पा स्थलों की पहचान अब तक हो चुकी है, और जिसमें से हम मुख्य 6 स्थल हैं उनको हम शहर मानते हैं। ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इसको ये शहरीकरण या एक शहरी विकसित सभ्यता थी। तो ये जो मुख्य जो 6 स्थल है वो कौन कौन से हैं और वो किस एरिया में या किस स्थान पर स्थित थे, उन पर अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला स्थल जैसा कि हड़प्पा सभ्यता, तो पहला जो स्थल है वो है हड़प्पा, जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। दूसरा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और इसकी जो इसको खुदाई इस स्थल की 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। ये जो दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, ये इस सभ्यता के प्रमुख नगर हैं, और इन दोनों ही स्थलों के बीच में 483 किलोमीटर की दूरी है। तीसरा जो मुख्य स्थल है वो है चान्हू दरो,
ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चौथा जो मुख्य शहर है वो है लोथल, जो गुजरात में खंबात की खाड़ी में स्थित है। अगला स्थल है कालीबंगा, जो उत्तरी राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जिसका अर्थ है काली चूड़ियां। यहां से हमें विकसित व परिपक्व सभ्यता का आभास होता है। छठा जो शहर है वो है बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास या समृद्ध जो स्तर है वो इन 6 स्थलों में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा सुतक जेंडौर, सुरकोटड़ा जैसे जो तटीय जो शहर थे, साथ में ही गुजरात का जो काठियावाड़ का जो प्रायद्वीप था उसका जो रंगपुर और रोजड़ी है, वहां से भी हमें विकसित सभ्यता के बारे में पता चलता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, तो उसकी हम जो शहर की योजना व्यवस्था थी उससे भी हम इसको एक विकसित सभ्यता की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे कि शहरीकरण के हम उन तत्वों पर हम चर्चा करते हैं जो उसे अन्य जो समकालीन सभ्यताएं हैं उनसे अधिक परिपक्व और विकसित और अपने समय से आगे की सभ्यता होने का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अब हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता को अन्य जो समकालीन जो सभ्यताएं हैं उनसे अधिक परिपक्व है, विकसित तथा अपने समय से आगे की सभ्यता का प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो वो मुख्य जो बिंदु है उनमें पहला जो बिंदु है वो है हड़प्पा सभ्यता के शहरों का एक खास संरचनात्मक प्रणाली के द्वारा बसाया जाना। दूसरा, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार। तीसरा, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अन्नागार। अगला जो बिंदु हम लेंगे वो है शहरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होना। अब हम पहले बिंदु पर बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर है वो एक विशेष संरचनात्मक प्रणाली के द्वारा बसाए गए थे, जिसमें गढ़ी या टीला होता था जहां पर संभवतः शासक वर्ग रहता था। इस गढ़ी और टीले के नीचे के जो भाग में ईंटों के घर बने होते थे जहां पर आम वर्ग रहता था। यहाँ जो शहर की जो बसावट है वो इतनी उत्तम दशा में थी कि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इतनी उत्तम व्यवस्था अन्य जो समकालीन जो सभ्यताएं हैं उनमें हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो सड़कें थी वो चौड़ी चौड़ी होती थी, साथ में ही वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहरों की साफ और सफाई का विशेष प्रबंध था। सड़कों के किनारे बड़े बड़े मिट्टी के भांड मिले हैं हमें, जहां पर कचरा संग्रहण किया जाता था। इसी क्रम में अगर हम अगले बिंदु पर बात करें तो वो है मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली। कि मोहनजोदड़ो के सभी शहरों में, चाहे वो छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, सभी घरों में हमें आंगन मिला है और हमें स्नानागार मिले हैं। कालीबंगा के घरों में तो हमें कुएं तक मिले हैं जिनके अपने व्यक्तिगत कुएं होते थे। घरों से जो गंदा पानी है वो सड़कों के नालियों से मिल जाता था। इन नालियों को बड़े बड़े पत्थरों से या ईंटों से ढका जाता था। बनावली में हमें ऐसी सड़कें और ऐसे नालियों के अवशेष मिले हैं।
तो ये जो व्यवस्था है, जो जल निकास व्यवस्था है, ये मोहनजोदड़ो के अलावा हमें हड़प्पा में भी देखने को मिलती है, और शायद ही किसी अन्य कांस्य युगीन सभ्यता में स्वास्थ्य और स्वच्छता का इतना अधिक ध्यान दिया गया जितना कि हड़प्पा के लोगों ने दिया। दूसरा जो बिंदु है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार। इन स्नानागारों की एक खास बात थी कि इनकी जो फर्श थी वो पकी हुई ईंटों से बनी हुई होती थी, तथा स्नानागारों के कोनों में नालियों की समुचित व्यवस्था थी जहां से पानी बाहर निकाला जाता था। मुख्य रूप से जो ये स्नानागार थे, इनका जो प्रयोग धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। अगला जो बिंदु है वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अन्नागार। ये जो अन्नागार हैं, ये नदियों के किनारे बने होते थे, जिसका कारण था कि जो सामान का जो आयात और निर्यात होता था वो नदियों के माध्यम से किया जाता था। तो सबसे जो खास बात है कि ये जो अन्नागार है, इनमें अन्न का संग्रह कर लिया जाता था, और अकाल के समय या बाढ़ के समय इस जो संग्रहित जो अन्न है उसमें से जो जनता है उसको डिस्ट्रीब्यूट या वितरित किया जाता था। और ये जो अन्नागार मिले, इनमें अन्न रखा जाता था, क्योंकि इनकी जो फर्श की जो दरारें हैं उनसे हमें गेहूं के या जौ के दाने अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। अगला जो बिंदु है वो है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसकी जो समकालीन जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, उसमें धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। यद्यपि मेसोपोटामिया में पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिलता है, लेकिन हड़प्पा के नगरों में इनका प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो बिंदु है, ये इस हड़प्पा सभ्यता को एक विकसित सभ्यता की श्रेणी में रखने के लिए पर्याप्त हमारे पास अवशेष है, जिनके आधार पर इस सभ्यता को हम एक विकसित सभ्यता कह सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। तो सबसे पहले हम इस सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करते हैं कि यहाँ के लोगों का आर्थिक जनजीवन किस प्रकार का था। यद्यपि जो सिंधु प्रदेश है वो आज बहुत अधिक उपजाऊ नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, और आज यहाँ सिर्फ 15 सेंटीमीटर बारिश होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर के समय जो इतिहासकार आए थे, उन्होंने हमें इस तरह के कुछ उदाहरण दिए हैं कि जो सिंधु प्रदेश था, भारत का एक उपजाऊ हिस्सा था, प्राकृतिक वनस्पति से घिरा हुआ था, और जिसमें बारिश मुख्य भूमिका अदा कर रही थी। चूंकि बारिश इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में होती थी, इसलिए जो जंगल थे वो घने थे, और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग इस हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किया गया, क्योंकि जंगलों से हमें पर्याप्त मात्रा में लकड़ी प्राप्त हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे कृषि का विस्तार हुआ और बड़े पैमाने पर चरागाह और ईंधन की आपूर्ति होने लगी, इससे जो प्राकृतिक वनस्पति है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी, और वो जो क्षेत्र उपजाऊ था वो धीरे धीरे अनुपजाऊ होता चला गया, जिससे जो बारिश है वो
उस क्षेत्र में होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ यह जो क्षेत्र जो किसी समय बहुत ही उन्नत था, वो धीरे धीरे यहाँ पर अकाल पड़ने लगा और लोगों का जो इंटरेस्ट है उस क्षेत्र से दूसरे जगह पर इस जगह से हटने लगा। अगर हम यहाँ के आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन या वो कृषि पर निर्भर था और अधिकतर जो निवासी थे वो खेती के व्यवसाय में लगे हुए थे। और किस किस चीज़ की अगर ये लोग कृषि कार्य करते थे तो उसमें गेहूं, जौ, राई, मटर मुख्य इनके अनाज थे। ये हमें पता नहीं चला है कि ये लोग अपने खेतों को किस चीज से जोतते थे। उसके लिए ये क्या कुदाल का प्रयोग करते थे या हल का प्रयोग करते थे। हमें सिर्फ कालीबंगा से ही जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। तो ये चीज हमें पता चलती है कि राजस्थान में खेतों की जुताई होती थी। और ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि ये जो खेत हैं इनको बैलों द्वारा खींचने वाली लकड़ी के हल का इनमें इस्तेमाल किया जाता था और या फिर ऊंटों के द्वारा उनको जोता जाता था। ये लोग फसलों को काटने के लिए पत्थर की हंसिया का इस्तेमाल करते थे और जल संग्रह के लिए बांधों से घिरे गबरबंद का या नाला बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों की एक विशेषता थी। लेकिन धारा या नहर का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था। अधिकतर जो हड़प्पा के जो शहर है वो नदी के किनारे बसे होते थे, जिनमें अधिकतर बाढ़ आ जाया करती थी। इसलिए यहाँ के जो लोग थे वो समय समय पर परेशान भी काफी होते थे। हालांकि जो लोथल में हमें 1800 ईसा पूर्व में हमें चावल के अवशेष मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लोग इस अन्न का भी प्रयोग करते थे। दूसरा जो मुख्य इनका व्यवसाय था वो पशुपालन था, जिसमें ये बैल, भैंस, बकरियां, भेड़ और सुअरों का पालन किया करते थे। ये लोग कुबड़ वाले ऊंट और बैल यहाँ के लोगों का पसंदीदा पशु था। लेकिन हमें मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें एक ऐसी टेराकोटा की मूर्ति मिली है जो घोड़े की है। इसके आधार पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हो सकता है संभवतः ये घोड़े से भी परिचित हो, लेकिन अभी इसकी पहचान संदिग्ध है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो कृषि और पशुपालन के अलावा अन्य जो शिल्प है वो भी विकसित अवस्था में थे। चूंकि हड़प्पा जो सभ्यता है उसको भारत में प्रथम शहरीकरण के रूप में जाना जाता है और हड़प्पा की जो संस्कृति है वो कांस्य युग से संबंधित है। अर्थात जहां एक और हड़प्पा के लोग पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे, वहीं साथ में ही ये लोग कांसे का निर्माण और उसके उपयोग से भी परिचित थे। आमतौर पर जब तांबे के साथ टिन का समुचित मात्रा में मिश्रण किया जाता है तब कांसा बनता है और हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा बनाना समुचित तरीके से जानते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ना तो आसानी से
टिन ही उपलब्ध था, ना ही इनको तांबा ही पर्याप्त मात्रा में इनके पास उपलब्ध था। इसलिए इन लोगों ने ज्यादा कांसे के औजारों का निर्माण नहीं किया। यद्यपि ये लोग तांबे को राजस्थान की खेतड़ी की खानों से प्राप्त करते थे और साथ में ही बलूचिस्तान से भी तांबा लाया जाता था, और टिन को ये लोग अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। तो कहने का मतलब है कि ये लोग कांस्य निर्माण या कांस्य युगीन एक सभ्यता है, जिसमें ये कांस्य का कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे निर्माण किया जाता है, इसके बारे में इन लोगों को समुचित जानकारी थी। और इसके लिए ये इनके जो कारीगर थे वो बहुत ही विद्वत या कुशल होते थे। इसके लिए इन्होंने कांसे की न केवल मूर्तियां बनाई, बल्कि इन्होंने कांसे के बर्तनों का भी उत्पादन किया, कुल्हाड़ियां बनाई, आरी बनाई, चाकू बनाए और भाले बनाए। दूसरा जो इनका हस्तशिल्प था वो था बुने हुए कपास के कपड़ा बनाना। मोहनजोदड़ो से हमें कपड़े, सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, और सबसे पहले हम इस चीज से हम लोग पर्याप्त रूप से हमें जानकारी है कि ये लोग सबसे पहले जो कपास को पैदा किया था वो सिंधु निवासी ही थे। साथ में ही ये लोग कपास को की धुलाई करना, साथ में ही उसको बुनकर ऊन और कपास के कपड़े बनाने से भली भांति परिचित थे। कपड़ा बनाने के साथ साथ ये लोग ईंटों के भवन बनाने में, साथ में ही नाव बनाने में, टेराकोटा के निर्माण में, सोने और चांदी के आभूषण बनाने में भी ये काफी कुशल थे। तो कहने का तात्पर्य है कि इनका सिंधु सभ्यता के निवासी जो शिल्प कला थी उसमें काफी प्रवीण थे। जहां तक व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं तो न केवल अंतरराज्यीय व्यापार इनका समृद्ध था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार था वो भी काफी अच्छी अवस्था में था। यद्यपि जो व्यापार वस्तु विनिमय की प्रणाली या आपसी आदान प्रदान के द्वारा ये लोग करते थे, ये लोग तैयार माल को नाव के द्वारा या बैलगाड़ी के द्वारा पड़ोस के देशों में भेजते थे, और उसके बदले में वहाँ जो चीजें उपलब्ध होती थी उनको ये लेके आते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस वक्त काफी प्रसिद्ध थी। अगर हम अंतरराज्यीय व्यापार की बात करें तो राजस्थान में जो खेतड़ी की खाने हैं वहां से ये लोग तांबा प्राप्त करते थे। अंतर्देशीय व्यापार की बात करें तो ये लोग अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, यहाँ से इनका व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के जो दस्तावेज हमको मिले हैं जिसमें 2350 के बाद के मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों का भी हमें संकेत मिलता है। तो ये जो मेसोपोटामिया के ग्रंथों में दिलमन और मकन दो जो व्यापारिक स्टेशंस का उल्लेख मिलता है जो मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में स्थित थे। इसमें जो दिलमन है वो संभवतः फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन के रूप में उसकी पहचान की गई है। तो कहने का मतलब था कि इन लोग का हड़प्पा सभ्यता के नागरिकों का, लोगों का व्यापार और वाणिज्य काफी उन्नत अवस्था में।